Hello everyone, today we are going to start with one of the easiest chapter and interesting chapter from board's point of view which is dissolution. ये भी एग्जाम में पक्का आता है, 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. लास्ट टाइम बोर्ड्स में 6 मार्कर्स आया था जिसमें आपको एक लेजर प्रेजेंटेशन था. द चैप्टर इज बेसिकली डिवाइड टू 2 पार्ट्स. आप दो तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक या तो लेजर प्रेजेंटेशन आएगा या फिर इसका जर्नल एंट्रीज आएगा. इस वीडियो में हम पूरा लेजर प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि डिसोल्यूशन में कौन कौन से लेजर्स बनते हैं. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से थोड़ा अलग चैप्टर है, बट ये पूरा चैप्टर 3 क्रॉस में खत्म हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लेजर प्रेजेंटेशन. बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. उसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी वापस समझेंगे, बट अभी के लिए आप नोट डाउन भी कर सकते हो. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज बेसिकली. तो जितनी भी लायबिलिटीज होती है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सेकंड पार्टी लायबिलिटी एंड फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी. जितने भी फर्म के आउटसाइडर्स होते हैं हु आर नॉट योर पार्टनर्स, तो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को हम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज बोलते हैं. तो जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनफैक्ट वाइफ का लोन, अगर हस्बैंड पार्टनर है तो वाइफ भी एक थर्ड पार्टी मानी जाएगी. सो ऑटोमेटिकली दोज आर नोन एज थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. जो पार्टनर है उस पार्टनर का जो लोन है, नॉट कैपिटल अमाउंट बट पार्टनर का लोन अमाउंट इज नोन एज सेकेंड पार्टी लायबिलिटी. तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म हैज टू पे इट बैक, दैट बिकम्स योर सेकेंड पार्टी लायबिलिटी. और जो पार्टनर का कैपिटल अमाउंट है एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट लायबिलिटी इज नोन एज फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी. ऑलराइट, डिसोल्यूशन के टाइम पे जितनी भी लायबिलिटीज होती है, जब फर्म बंद होने वाली होती है, कोई भी लायबिलिटी आपको छोड़ेगा नहीं. तो एक क्रेडिटर, आप बिजनेस बंद करके भागोगे तो वो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, भैया मेरे को मेरे सारे पैसे पे ऑफ कर. सो ऑल लायबिलिटीज हैज टू बी पेड ऑफ इन डिसोल्यूशन. और ये पैसे लाओगे कहाँ से? जितने भी आपके फर्म में एसेट्स है उसको बेचोगे और उससे पैसे रिकवर करोगे. तो ऑल एसेट्स ऑल्सो हैज टू बी रियलाइज. बट डिसोल्यूशन में एक कैच है, ओनली एंड ओनली टैंजिबल एसेट्स हैज टू बी रियलाइज. अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आपने पेटेंट किसी को बेचा तो बेच के पैसे कमा लो, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ गुडविल, और गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने गुडविल किसी को बेचा तो उसकी वैल्यू 0 मान लेंगे. पर यही लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. सो लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग अ टैंजिबल एसेट, हम ये अज्यूम करेंगे कि बुक वैल्यू में ही हमने उसको बेच दिया. सो ऑल टैंजिबल एसेट्स हैज टू बी रियलाइज. इनटैंजिबल एसेट्स क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं करना है, वो हम प्रैक्टिस के टाइम पे भी अभी देखेंगे. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एसेट्स अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेके जाता है, अगर कोई भी एसेट बाहर वाली पार्टी लेके जाता है तो उसके हम डिसोल्यूशन में एंट्री ही नहीं करते. सर क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते? लेट्स कम विथ अ मास्टर क्वेश्चन विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन. ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. आपको इस क्वेश्चन में हमेशा पूरा क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे. अभी तक जितने भी चैप्टर्स करे हमने, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें हम हमेशा पहले एडजस्टमेंट्स करते थे और फिर हम बैलेंस शीट के बच्चे कुछ आइटम्स को लिखते थे. डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम पूरा बैलेंस शीट पहले ट्रांसफर करेंगे टू वेरियस अकाउंट्स एंड द एडजस्टमेंट विल बी डन लेटर. तो पहले मैंने आपको समझाया था 3 क्रॉस में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट क्रॉस ऑफ द चैप्टर. बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया होगा, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट कैन कम इन द एग्जाम, सो पे अटेंशन. जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है उसको हम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. तो जितने भी इनमें से थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. एज लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट की वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. सिमिलरली सारे एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड बिकॉज इट हैज डेबिट बैलेंसेस. तो हम क्रॉस में खेलेंगे. तो एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी एसेट्स है उसको रियलाइज करना है और जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करना है. उसके बाद जो सेकंड पार्टी लायबिलिटी होती है उसका अकाउंट बनता है, और अगर पार्टनर को हमने लोन दिया तो उसका भी अलग अकाउंट बनेगा. तो उन दोनों के अलग अकाउंट बनेंगे. तो ये पार्टनर का लोन का रिलेटेड अकाउंट बनेगा. थर्ड आपका अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट विच इज अ फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी. तो इफ यू सी, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज गोज टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टी लायबिलिटी गोज टू लोन अकाउंट एंड फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी गोज टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज दैट्स अ कैपिटल बैलेंस. और लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट कि जितना पैसा आया
उतना सारा पैसा पे ऑफ हो गया एंड द बैंक बैलेंस बिकम्स जीरो. स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम ट्रांसफर खेलते हैं. I'll go a little fast. I have taken the amount also very easy for you. सारे अमाउंट्स को मैंने 10,000 मान लिया है ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए. We'll go from the asset side. Plant and machinery. So we transfer here to plant and machinery. Amount 10,000. Alright, I'm not going to write the amount. Land and building. देखो राइट साइड दिया हुआ है तो ट्रांसफर रियलाइजेशन के लेफ्ट साइड में हो रहा है. पहला क्रॉस खेल रहे हैं. फिर लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग गेट्स ट्रांसफर्ड हियर. डेटर्स दिया हुआ है तो डेटर्स यहाँ ट्रांसफर होगा. अब डेटर्स का हम ग्रॉस वैल्यू लेंगे 11,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज माई लायबिलिटी तो वो उस तरफ जाएगा. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000. ऑलराइट, तो डेटर में एक ट्रिक है. डेटर का इनर वैल्यू आप यहाँ लिखोगे और लायबिलिटी पीरियड आपकी लायबिलिटी होती है तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे. बाकी बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लोन टू ए विल गो टू लोन अकाउंट. तो लोन टू ए का एक अकाउंट बनाया था उसका भी ऑपोजिट साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 इज द बैलेंस गिवन. ऑलराइट, तो पार्टनर अगर लोन देता है तो उसका एक अलग अकाउंट बनता है. ये ट्रिक है. स्टॉक अगेन इज योर एसेट विल गेट ट्रांसफर्ड हियर. प्रीपेड इंश्योरेंस विल गेट ट्रांसफर्ड हियर. Patent will get transferred here. Goodwill is again a trick. Goodwill आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR में हमेशा बैलेंस शीट वाले गुडविल को राइट ऑफ कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अमंग दी पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बट डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. गुडविल गेट ट्रांसफर्ड टू योर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, क्योंकि ये गुडविल आप किसी और को भी बेच सकते हो. तो ऑटोमेटिकली गुडविल कैन बी सोल्ड, तो इट कैन बी रियलाइज, एट्स व्हाई इट गोस टू रियलाइजेशन अकाउंट. बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा जो हमने बनाया था. अगेन राइट साइड में दी है बैलेंस शीट के तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर्ड होगा. लॉजिक बीइंग इट्स अ डेबिट बैलेंस, इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. क्वेश्चन में कैश भी दिया है, कैश को भी हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. तो टू कैश अकाउंट लिख के हम बैंक अकाउंट में ही डाल देते हैं उसका अमाउंट भी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस भी था अगला, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स. इसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का भी ड्रामा नहीं होता क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो न्यू रेशियो कहाँ का होगा, तो एक ही रेशियो होगा, उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. So that becomes your asset side. ट्रिक 2-4 चीज़ें थी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड में जाएगा. लोन टू ए अगर पार्टनर को हमने लोन दिया तो उसका अलग अकाउंट बनेगा. गुडविल इस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. और जितने भी एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ऑलराइट, दैट बिकम्स योर एसेट साइड. लेट्स फोकस ऑन द लायबिलिटी साइड. कैपिटल का बैलेंसेस दिया है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1 लाख ए का बैलेंस है, 1 लाख बी का बैलेंस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऑलराइट, क्रॉस में लेफ्ट साइड दिया था तो राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बहुत कुछ ट्रिक्स है तो ध्यान से सुनने का. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, I'll change the color of the pen for you. अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसके 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. इफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. आपने IFR बनाया ही क्यों था? ताकि आप इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस को सेट ऑफ कर सको. अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो रियलाइज करने पे पता चलेगा. तो आप अगर इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में तो हम IFR को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं.
और अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर एसेट साइड में, तो इस रिजर्व का कोई भी काम नहीं है, ये फ्री रिजर्व है, तो दिस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट होगा एसेट साइड में तो आप उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसको जनरल रिजर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग दी पार्टनर्स। लेट्स सी द क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इधर इन्वेस्टमेंट है क्या? यस, इन्वेस्टमेंट इज देयर। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। Alright, general reserve gets transferred to the partners capital account. तो general reserve जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा among the partner in old ratio. Alright, next वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी पूरा ड्रामा है, वो हम बाद में सीखते हैं एट द एंड। पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका बहुत सारा लॉजिक है। अभी के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ये मान लेते हैं कि कोई भी क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका पूरा अच्छे से लॉजिक है, वो हम बाद में करेंगे। आई डिलीट दिस फॉर यू। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का पैसा है तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड विल गेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एम्प्लॉयज पैसा छोड़ के नहीं जाएगा अपना। वाइफ का लोन है, इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी दैट विल आल्सो गेट ट्रांसफर्ड बाय मिसेस एज लोन। पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन अकाउंट में जाएगा, राइट लेफ्ट साइड में दिया हुआ है तो बैलेंस राइट साइड में उतरेगा। बेसिकली इट्स अ लायबिलिटी सो इट हैज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, बैंक लोन विल अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इट गेट्स ट्रांसफर्ड। बहुत लोग बोलते हैं इसको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट बिकॉज इट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं ना। वाई टू चेंज द लॉजिक? क्रेडिटर्स विल अगेन कम हियर, बिल्स पेबल इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन, अच्छा बैंक है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो नहीं सकता है, सो लेट्स इग्नोर दिस कि क्वेश्चन में ये नहीं है फॉर एग्जाम्पल। अदरवाइज इट विल गिव यू इट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। An outstanding salary will also come here. क्वेश्चन में बैंक था ना तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो नहीं सकता, वो गलती से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, दिस बिकम्स योर लॉजिक। अमाउंट आपको दिया होगा वो सारा अमाउंट आप यहाँ लिख देने का। अब ध्यान से सुनो, मैंने पूरे बैलेंस शीट के हर आइटम को एक ना एक जगह फिट कर दिया। जो भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर्स कैपिटल, और सारा क्रॉस में लिखा। ये सब कुछ कोई ना कोई अकाउंट के राइट साइड में आया होगा और ये राइट में जितने भी एसेट्स दिए अकाउंट के लेफ्ट साइड में आया होगा। दैट वी हैव डन। नाउ द क्वेश्चन विल हैव सर्टेन एडजस्टमेंट्स गिवन टू यू, दैट बिकम्स योर सेकंड क्रॉस। प्लांट एंड मशीनरी को हमने बेचा तो पैसा आया तो हम बेचेंगे इधर बाय बैंक। हम बाय बैंक के अंदर लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी हमने बेचा। अब 10,000 का है, उसको 15 में बेचो, 8 में बेचो, कितने में बेचो, फायदा नुकसान नहीं देखने का, जितने में बेचा वो अमाउंट लिख देने का। फॉर एग्जांपल 8,000 में बेचा। लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने बेचा 15,000 में, तो यू राइट द वैल्यू 15,000। बेसिकली जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे रियलाइज होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पे नहीं करना होता, वो सिर्फ यहाँ ट्रांसफर होकर छूट जाता है। सिमिलरली IFR का भी कोई काम नहीं है, वो सिर्फ यहीं रहता है। नेक्स्ट, डेटर को हमने रियलाइज किया तो डेटर से भी पैसा आएगा, वो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 के 10,000 आ गए। बिल रिसीवेबल उसको भी हमने रियलाइज किया, वो भी यहाँ आ गया। दैट्स वन कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हमने उसको बेचा नहीं है, बट उसका कैपिटल अकाउंट का वैल्यू कम हो जाएगा, इट्स बेसिकली ड्रॉइंग्स, तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए लेके जाता तो ए का नाम, बी लेके जाता तो बी का नाम। बेसिकली एसेट्स बेचा तो बैंक में आएगा, और कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम आएगा। इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल ए लेकर गया, अब वो 10 में ले जाए, 15 में ले जाए, किसी में भी ले जाए,
इट डज नॉट मैटर, वो अल्टीमेटली लास्ट में जब उसको क्लोज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही लोगे। इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक, स्टॉक बी लेके जा रहे हो तो बी का नाम आएगा बाय बीज कैपिटल, ऑलराइट। स्टॉक 2000 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो पैसा पहले दे दिया वो वापस नहीं मांग सकते हो, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। इफ यू हैव पेड एन इंश्योरेंस अमाउंट एंड इफ यू क्लोज डाउन योर बिजनेस दैट इज योर फॉल्ट, सो ऑटोमेटिकली प्रीपेड इंश्योरेंस को हम रियलाइज नहीं कर सकते, हम उससे पैसा नहीं मांगेंगे वापस। पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल मिसेस ए लोन पेटेंट लेकर गया, ऑलराइट, अगर मिसेस ए लोन पेटेंट लेके गया है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहां से एज लोन भी कम होगा, यहां से पेटेंट भी कम होगा, दोनों की वैल्यू कम होगी। अब वो फायदा में लेके गया नुकसान में लेके गया वो नहीं देखने का, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में आ ही जाएगा। सो इफ एनी एसेट्स आर टेकन बाय द थर्ड पार्टी लायबिलिटी, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी, ये एसेट था, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी एसेट लेके जा रहा है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये हमने नोट्स में सीख भी लिया था। एसेट्स टेकन ओवर बाय अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पार्टनर लेके जा रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, बट अगर कोई थर्ड पार्टी लेके जाता है तो नो एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड, ऑलराइट। चलते आगे, इधर आते, प्रोविजन होगा नहीं, आईएफआर होगा नहीं, ईपीएफ, भैया एम्प्लॉइज का पैसा है, मेरे बॉस मेरा पैसा लेके जाए मैं उनको छोड़ूंगा ही नहीं, पैसा तो मांग के ही रहूंगा, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा भी पूरा का पूरा पे करना ही पड़ेगा। मिसेस ए पेटेंट लेके गया तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी नहीं। बैंक लोन को भी हम पे कर देंगे, तो पे कर दिया टू बैंक लोन 10,000। बी बोलता है कि क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा, अगर पार्टनर बोलता है तो पार्टनर का नाम आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटर। सर ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, वो सब क्वेश्चन में दिया होगा, प्रैक्टिस में कर लेंगे। बिल्स पेबल भी यही लेके जा रहे हैं तो इसी में लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ नहीं लिखा तो उसको पे कर देंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर एग्जाम्पल, सेम अमाउंट, ऑलराइट। वंस यू हैव डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स यू नीड टू चेक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने सारी लायबिलिटीज को पे करी है क्या। पीडीटी को पे नहीं करना, आईएफआर को पे नहीं करना, ईपीएफ पे हो गया, मिसेस ए का लोन पे हो, मिसेस ए का लोन सेट ऑफ हो गया था, बैंक लोन पे हो गया, क्रेडिटर्स पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गया, वेरी गुड। अगर कुछ पे नहीं किया होता आपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन साइलेंट था तो पूरा का पूरा अमाउंट पे करना ही होता, तो बैंक में सेम अमाउंट लिख देने का, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज हैज टू बी पेड ऑफ, कोई भी लायबिलिटी छोड़ के नहीं जाएगा। सिमिलरली एसेट्स में देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस रियलाइज नहीं होता है, पेटेंट सेट ऑफ हो गया। गुडविल, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो एक गुडविल को हम रियलाइज करेंगे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज एन इनटैंजिबल एसेट एंड एज पर द पॉलिसी, एज पर द एक्ट, इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी वैल्यू हम जीरो मानते हैं, उसको रियलाइज नहीं करते। बट यही गुडविल की जगह फर्नीचर लिखा होता और क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम फर्नीचर को सेम अमाउंट पे बेच देते और बैंक के अंदर लिख देते। अगेन गोइंग बैक टू द नोट्स, थ्री टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, और ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ये हमने कर लिया। देन यू हैव सेकंड पार्टी लायबिलिटी, उसका एक अलग अकाउंट बनता है, तो लोन अकाउंट अलग बनता है। एंड देन यू हैव फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी विच इज योर कैपिटल अकाउंट, उसका भी एक अलग कैपिटल अकाउंट बनता है। ऑल लायबिलिटीज हैज टू बी पेड ऑफ, ये लॉजिक भी आपको समझ आ गया। ऑल टैंजिबल एसेट्स हैज टू बी रियलाइज, इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा था तो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। एंड कोई भी एसेट थर्ड पार्टी लेके जाता है तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो ये हमने सेकंड क्रॉस कर लिया। ऑलराइट, लेट्स डू द थर्ड क्रॉस। पहले इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। इस पूरा क्रेडिट साइड को टोटल करोगे, इसका टोटल आएगा 10, 20, 30, 40, 3,000, ये 15,000, इसका नेट अमाउंट बाहर लिख दो, ये 2,000, ये 30,000, इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 10,000। आप सारे क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, सारा डेबिट साइड को ऐड करोगे। इफ योर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट इट मीन्स योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स में। रियलाइजेशन के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड योर अकाउंट गेट्स क्लोज।
ऑलराइट, वही अगर आपका डेबिट बढ़ा होता क्रेडिट से तो लॉस आता, वो लॉस अकाउंट क्रेडिट क्लोज कर देंगे। एक बार रियलाइजेशन क्रॉस हो जाता है उसके बाद हम सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। ऑलराइट, ये ड्रामा हो चुका है, इसके बारे में नहीं सोचने का। बैंक आपका राइट साइड में आया तो बैंक अकाउंट के लेफ्ट साइड में आप टू रियलाइजेशन लिखोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक को आपने क्रेडिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया बाय 43,000, तो बैंक को भी डेबिट करोगे बाय 43,000। ऑलराइट, लेट्स गो अगेन। यहाँ पे एस कैपिटल को आप राइट साइड में लिखते हो तो एस कैपिटल के लेफ्ट साइड में आता है टू रियलाइजेशन, जो भी अमाउंट होगा। वैसे यहाँ पे 20 कैपिटल को राइट साइड में लिखते हो तो 20 कैपिटल के लेफ्ट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन करके अमाउंट आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द लॉजिक। बैंक लेफ्ट साइड में आ रहा है मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो इस बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन। वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द फाइनल अमाउंट। फॉर एग्जांपल इसका टोटल 30,000 था तो 30,000 ट्रांसफर होगा। 20 कैपिटल क्रेडिट लेफ्ट साइड में आ रहा है तो 20 कैपिटल के राइट साइड में जाएगा बाय रियलाइजेशन। ये पार्टनर में राइट साइड में लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पार्टनर्स के राइट साइड में जाएगा एक और बार बाय द वर्ड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऑलराइट, तो सारे हमने बैलेंस शीट के आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में एक और क्रॉस में लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट गेट्स क्लोज्ड, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। 10,000 का हमें बी को पे करना था तो पूरा का पूरा 10,000 हम बी को पे कर देंगे। योर अकाउंट गेट्स क्लोज, पे किया तो वर्ड आएगा टू बैंक अकाउंट। बीज लोन में लेफ्ट साइड में बैंक आया तो बैंक के राइट साइड में जाएगा बाय बीज लोन अकाउंट 10,000 रुपए। वैसे ए से हमें 10,000 लेना था तो हम ए से 10,000 ले लेंगे। अभी के लिए लेट्स गो विथ सिंपल ऑर्डर, तो इससे भी हम ले लेंगे तो बाय बैंक लोन। बैंक अकाउंट राइट साइड में आया तो बैंक अकाउंट के लेफ्ट साइड में जाएगा टू एज लोन अकाउंट या लोन टू एज अकाउंट, एक ही बात है 10,000। इसके बाद हम कैपिटल को क्लोज करेंगे। हर चैप्टर में आता था बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन क्यों आता था? क्योंकि वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। बट इस चैप्टर में तो बिजनेस बंद हो रहा है तो हम पार्टनर को जो भी पे करना है उसको हम पे कर देंगे टू बैंक। अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो बिकॉज पार्टनरशिप इज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पार्टनर लेकर भी आएगा तो टू बैंक भी आ सकता है। जहां भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वर्ड आएगा बैंक। ये पार्टनर को पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में टू एस बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, और जितना बिजनेस के पास पैसा था पूरा का पूरा पे ऑफ करने में निकल जाएगा एंड योर बैंक अकाउंट विल गेट टैलीड। नया बैलेंस शीट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि बैलेंस शीट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिजनेस बंद हो गया, तो नाउ योर बैंक अकाउंट विल गेट टैलीड। दैट्स योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। एकदम ध्यान से सुनते हैं। सारे बैलेंस शीट के आइटम को हम ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे हमने लेफ्ट साइड वाले चीज़ों को राइट साइड में शिफ्ट किया। लोन का कैपिटल का पार्टनर्स लोन का बैलेंस पार्टनर्स लोन में डाला, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में डाला, और बाकी सारी लायबिलिटी को आपने रियलाइजेशन के लेफ्ट राइट साइड में डाल दी। सारे एसेट्स को हम लेफ्ट साइड में डालेंगे। अगर पार्टनर का लोन है तो वो अलग अकाउंट में जाएगा, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा, बाकी सारे एसेट्स इधर ही उतर जाएंगे। पीडीडी होगा तो ट्रांसफर होगा, वो हमने कर लिया है। आईएफआर का हमने लॉजिक कर लिया, डब्ल्यूसीआर बाकी है वो बाद में करेंगे। उसके बाद इसको रियलाइज करेंगे तो क्रॉस में, इसको रियलाइज करेंगे तो क्रॉस में। अगर पार्टनर लेके जाता तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ये आपका दूसरा क्रॉस चल रहा है। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो उसको राइट ऑफ रियलाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन इंटैंजिबल एसेट। बट यही फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम रियलाइज करते हैं। एंड देन यू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन यू डू ऑल द क्रॉस, यू विल गेट द आंसर। लेट्स डू वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इट्स अ ब्यूटीफुल इजी क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस दिस। Pradeep and Rajesh were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decide to dissolve the partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and liabilities and he was paid 1,000 commission for his service. तो हम प्रदीप को ये काम करने के लिए 1,000 रुपीज़ भी देंगे। फिनेंशियल पोजीशन दिया हुआ था और सारे आपको एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। डिसोल्यूशन में आपका एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। सारे के सारे आपको लायबिलिटीज़ को शिफ्ट करना और एसेट्स को शिफ्ट करना है।
पहले आप बैलेंस शीट को ट्रांसफर करोगे। ऑलराइट, लेट्स डू। रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, मिसेस प्रदीप लोन दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे पीछे आपको ट्रांसफर ना करना पड़े या बार बार वो ना लेना पड़े। ऑलराइट, सो फोकस। क्रेडिटर्स दिया हुआ था उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। यू डू दिस क्वेश्चन विथ मी, प्लीज मेक द फॉर्मेट, यू कैन पॉज द वीडियो। क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है 80,000। मिसेस प्रदीप लोन दिया हुआ तो वाइफ का लोन दिया हुआ तो इधर आएगा बाय मिसेस प्रदीप लोन, द अमाउंट इज 40,000। राजेश लोन, पार्टनर का लोन दिया तो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, सो वी हैव टू मेक एन अकाउंट विच इज राजेश लोन अकाउंट। उसके राइट साइड में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, द अमाउंट इज गिवन एज 24,000। IFR दिया हुआ है, IFR में हमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट है क्या इस क्वेश्चन में। यस, इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट, तो हम IFR को सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे 8,000। अब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 42,000, तो बाय IFR हम ट्रांसफर करेंगे पहले 8,000 और पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंसेस हम शिफ्ट कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। ऑलराइट, पार्टनर का नाम है प्रदीप एंड राजेश, तो PNR के नाम से हम शिफ्ट कर देंगे। ऑलराइट, सारी लायबिलिटी साइड हमने ट्रांसफर कर दिया। इसका अलग अकाउंट बनेगा क्योंकि पार्टनर लोन है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा। लेट्स डू एसेट साइड। बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, सो बिल्डिंग इधर शिफ्ट होगा, इन्वेस्टमेंट भी शिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 30,600, बिल्डिंग 1,20,000। लेट मी चेक द अमाउंट। या डेटर्स का बैलेंस 34,000, पीडीडी 4,000, तो डेटर्स इधर शिफ्ट होगा 34,000। पीडीडी इधर शिफ्ट होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। ऑल राइट, देन विल डू बिल रिसीवेबल 37,400, वो भी इधर जाएगा 37,400। बिल रिसीवेबल हो गया। देन वी हैव बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस विल गो इन बैंक अकाउंट विच इज 6,000, तो बैंक अकाउंट के ऑपोजिट साइड में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था वैल्यू? इट वाज 6,000। नेक्स्ट यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस राइट साइड में दिया है तो पार्टनर के लेफ्ट साइड में बटेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस विल कम हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस। 8,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, 3:2 के रेशियो में बांटना है, सो इट कम्स आउट टू बी 4,800, 3,200। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी हैव गुडविल। डिसोल्यूशन में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4,000 टू गुडविल। ऑलराइट सर, ये आपने दो अकाउंट क्यों बनाया, अभी अभी समझ आएगा आपको। लेट्स फोकस। सारा ड्रामा खत्म हो गया। विल गो विथ वन एडजस्टमेंट एट अ टाइम, सो फोकस ऑन द एडजस्टमेंट्स। प्रदीप अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, तो वाइफ का लोन इधर है तो पे ऑफ इधर होगा। पार्टनर लेके जा रहे हैं तो पार्टनर का नाम आएगा टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर हम लिखेंगे मिसेस पीज लोन। मिसेस पी लोन 40,000 था तो प्रदीप 40,000 अमाउंट लेके जाएगा, तो जितने भी एडजस्टमेंट है उसका हम अलग से इन अ कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेटर्स इस तरफ है तो रियलाइज इधर होगा बाय आप कहीं भी लिख सकते हो, बाय बैंक डेटर्स 12,000 में रियलाइज हुआ। ऑलराइट, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको कोने में पटक देते हैं अपन। ऑलराइट,
Remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. Now understand, आप डेटर्स को यूज कर रहे हो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी. एसेट्स टेकन ओवर बाय थर्ड पार्टी लायबिलिटी, नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड. ये हमारा एसेट है, ये हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे. हाँ, सिर्फ 25% क्रेडिटर्स पे हुआ, तो बाकी 75% का हम करेंगे ड्रामा, वो बाद में देखते हैं. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000. इन्वेस्टमेंट इधर है, लेके राजेश जा रहा है, तो बाय राजेश कैपिटल. इन्वेस्टमेंट आई थिंक 27,000 में ले गया, तो 27,000 इज द वैल्यू. या बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, तो बैंक के अंदर ही लिख देते, तभी मैंने लाइन छोड़ा था बेटा, तो इसी के अंदर लिखते जाओ अमाउंट, नहीं तो बार बार आपको ट्रांसफर में भी 2 बार अमाउंट लिखना पड़ेगा. 1,52,000. Let's go with the next one. Remaining creditors were paid after 2 months and they were paid immediately at 10% per annum discount. जितने भी क्रेडिटर्स बचे हैं उसको आपको 2 महीने बाद पे करने थे, बट बिकॉज आपने उनको उसी समय पे कर दिया, आपको 10% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा. लेट्स सी, क्रेडिटर्स टोटल कितने थे? 80,000. 80,000 का क्रेडिटर था, उस पर 25% का क्रेडिटर तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया, मतलब 20,000 के क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए, तो बचे कितने क्रेडिटर्स? 60,000, है ना. 25% ऑफ द क्रेडिटर्स तो वो लेकर गया डेटर्स, तो ऑटोमेटिकली बचे कितने हमारे पास? 60,000 के क्रेडिटर्स. ये 60,000 के जो क्रेडिटर्स है, इसको हम इन्होंने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, और हमने 2 महीने पहले पे किए, तो 2 महीने का ही डिस्काउंट मिलेगा. अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी थिंग, बिकॉज यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा है, तो हमें 2/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर एनम वाइज 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा. ऑलराइट, इफ यू कैलकुलेट दिस, 60,000 पे 10% फॉर 2 months, इट कम्स आउट टू बी 1,000 रुपीज़. 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो हमने पे कितना किया? 60,000 में 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो 59,000 पे किया. तो क्रेडिटर्स इधर है, पेमेंट इधर होगी टू बैंक. क्रेडिटर्स को हमने पे किया 59,000. ऑलराइट, 60,000 पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. यू आर पेइंग 2 months अर्ली, सो यूल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2 months ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बिल रिसीवेबल was settled at a loss of 1,400. तो बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना है? 37,400. उसको हमने सेटल किया 1,400 के लॉस में, तो 36,000 हमें पैसे आए होंगे, तो 36,000 लिख देंगे. एंड लास्ट एंट्री इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 2,500. अगर ये हमारा खर्चा है तो मतलब नुकसान है, तो डेबिट साइड में आएगा, तो बैंक में जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. amount was 2,500 I guess. Let me check again. Yeah, it was 2,500. सारी एंट्री हो गई, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे. नहीं, एक एडजस्टमेंट बाकी है बेटा, ये रह गया. प्रदीप भैया को काम करने के लिए हम 1,000 रुपए दे रहे थे, तो वो भी तो हमारा खर्चा ही हुआ, बस वो हम किसको देंगे? प्रदीप को. तो प्रदीप के नाम पे जाएगा. रियलाइजेशन कमीशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर्ड करके कुछ भी लिखो चलेगा. He is getting 1,000 rupees extra. Alright, we are done with all the adjustment. Let's see of all. इसके बाद चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग रियलाइज हुआ, हाँ हो गया. इन्वेस्टमेंट आर लेकर गया, डेटर से पैसे आ गए, डेटर पूरा हो गया था क्या? हाफ ऑफ द डेटर ही हमने रियलाइज किया, और बाकी का डेटर सेटल हो गया, तो पूरा डेटर भी कवर हो गया. बिल रिसीवेबल बेच दिया. गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर गुडविल को हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज एन इंटैंजिबल एसेट एंड ऑल टैंजिबल एसेट्स हैज टू बी रियलाइज्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट. इंटैंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसकी वैल्यू 0 मान लेंगे. लेट्स चेक क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स रियलाइज हो गया, आधा वो लेकर गया था और आधा हमने सेटल कर दिया. मिसेस पी का लोन भी हो गया. IFR का हम कुछ नहीं करते, PDD का हम कुछ नहीं करते. इफ एवरीथिंग इज डन, वी जस्ट नीड टू क्लोज दिस. पहले ये इनर कॉलम के अमाउंट को बाहर लिखते जाओ. 41,000, 59, 60, 61, 500.
This comes out to be 12,000 plus 1,52,000 plus 36,000, 2 lakh. This comes out to be 27,000. Alright, we'll close this. जो भी side बड़ा होगा. I think debit side is bigger. Let's check. 1,20,000 plus 30,600 plus 34,000 plus 37,400 plus 4,000 plus 41,000 plus 61,500. This comes out to be 328500. Let's check. Credit side 80,000 plus 40,000 plus 8,000 plus 4,000 plus 2 lakh plus 27,000. This comes out to be 359,000. So your credit is more than debit. You are earning a profit. तो हम total बड़ा वाला लिखेंगे 359,000. ऑलराइट, आपको यहाँ फर्स्ट अमाउंट से लास्ट अमाउंट को टोटल करना है. बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ट्रांसफर जो किया उस अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करते. पूरा क्रेडिट साइड का टोटल किया कम्स आउट टू बी 3,59,000. टोटल करते हैं नीचे डबल लाइन. ओहो, इसका बैलेंस कितना था वो मैं भूल गया, मिटा दिया. चलो वापस कर लेते हैं. 1,20,000 माइनस करो, 30,600 माइनस करो, 34,000 माइनस करो, 37,400, 4,000, 41,000, 61,500. Your profit comes out to be 30,500. Credit is more than debit, so it is a profit, and this realization gain gets transferred to Pradeep and Rajesh capital account in the ratio of 3:2. So इसको मिलेगा 18,300, इसको मिलेगा 12,200. टोटल कम्स आउट टू बी 3,500. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ. अब ट्रांसफर खेलते हैं एकदम इजीली. देखो, पीस कैपिटल लेफ्ट साइड में आया तो पीस कैपिटल के राइट साइड में लिखोगे बाय रियलाइजेशन. टोटल अमाउंट लिख दो 41,000. बैंक लेफ्ट साइड में आया तो बैंक अकाउंट के राइट साइड में लिख दो बाय रियलाइजेशन 61,500. प्रॉफिट राइट लेफ्ट साइड में आया तो वापस लिख दो बाय रियलाइजेशन 18,300 and 12,200. बैंक राइट साइड में आया तो लेफ्ट साइड में लिख दो. बेटा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, अभी ये याद करने का तरीका है. खाली लेफ्ट और राइट क्रॉस खेल रहे हैं ना, तो इसका अमाउंट लिख दो 2 लाख. आर्ट्स कैपिटल राइट साइड में आया तो आर्ट्स कैपिटल के लेफ्ट साइड में लिख दो 2 रियलाइजेशन 27,000. ऑलराइट, गेट्स ट्रांसफर्ड. उसके बाद हम लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं. इस लोन अकाउंट को क्लोज किया, 24,000 पे करना था. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पूरा का पूरा 24,000 हम पे कर देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करने के बाद आपको सेकंड पार्टी लायबिलिटी को पे करना होता है. तो 2 बैंक अकाउंट. आर्स लोन के राइट लेफ्ट साइड में बैंक गया तो बैंक के राइट साइड में आएगा 2 आर्स लोन अकाउंट 24,000. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं. देखते हैं पैसे मंगवाना है या पैसे देना है. ऑब्वियसली देना दिख रहा है. 42,000 प्लस 41,000 प्लस 18,300 कम्स आउट टू बी 1,01,300. 1,01,300. इसमें से 4,800 माइनस किया, 96,500 बैलेंसिंग अमाउंट आया. वो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्योंकि पे ऑफ करना है. Similarly, 42,000 plus 12,200 comes out to be 54,200. 54,200 उसमें से 27,000 minus 3,200 minus 24,000 is the balancing amount that needs to be paid. कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट साइड में बैंक आया तो बैंक के राइट साइड में जाएगा टू पीस कैपिटल बाय आर्ट्स कैपिटल 96,500. 24,000 आ रही है. 24,000. इफ यू हैव टू चेक योर बैंक अकाउंट शुड टैली. अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया इसका मतलब ये क्वेश्चन इज करेक्ट. दिस इज 20,000 2,06,000
and that becomes 2,06,000. बल्ले बल्ले हो गया, अपना आंसर मैच हो गया. ऑलराइट, क्या सारा आएगा सर, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, बट आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, इससे आपका जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है. प्लस कोई भी एक या दो अकाउंट बनाना आएगा तो भी आपको सीखना ही पड़ेगा. सो दैट्स वन क्वेश्चन विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल दी कॉन्सेप्ट. इससे पहले हमने बेसिक्स में ही सारे एडजस्टमेंट सीख ली थी. अब सिर्फ कैलकुलेशन पे गेम रह जाएगा, वरना आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का लेजर, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है. हम अगले वीडियो में जर्नल एंट्री सीखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में सीखेंगे, और 2 वीडियो में हम पूरा डिसोल्यूशन खत्म कर देंगे. ऑलराइट, कीप प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ लेजर्स. जर्नल का टेंशन मत लो, वो हम अगली क्लास में करेंगे. फॉर राइट नाउ, पैक अप.